I'm Shweta Meni, a psychologist and the founder of the Talking Cure by Shweta Meni. Today, I have with me a very special guest, Drishti Narang. She's an audiologist and speech language pathologist. So, tell me, Drishti, what kind of therapies do you do? occupational therapy, speech therapy, special education in our center. फाजिल्का पंजाब. दृष्टि ये बताइए कि कब एक बच्चे को आपको लगता है कि थेरेपी शुरू करनी चाहिए? कि तो बेस जो चीज़ होती है ना कि आपके माइलस्टोन्स जब अचीव नहीं हो पा रहे हैं, 1 साल का बच्चा जब पापा बाबा और उसको ये चीज़ें आ जानी चाहिए, मम्मा, उसको आसपास की चीज़ें पता होनी चाहिए. वो मम पानी को मम बोल रहा है, ठीक है, इट्स ओके, बट वो बोल रहा है, स्पीच है उसके पास, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो गई है. क्योंकि आज अभी के टाइम पे द टाइम कि अभी बच्चे 8 महीने के बच्चा चलना शुरू कर रहा है, बच्चा बोलना शुरू कर देता है. तो माइलस्टोन्स को जब वो अचीव नहीं कर पा रहा है, एंड माइलस्टोन आपके अचीव हो पा रहे हैं या हो ही नहीं पा रहे, एंड आप 2 साल तक 3 साल तक वेट कर रहे हैं, तो उसका कोई मोटिव नहीं है. मुझे लगता है कि आप थेरेपीज जितनी जल्दी कराएंगे, बच्चा एक कच्चे घड़े की तरह है. जिस तरीके से उसको बनाओगे, जिस तरीके से उसको आप बनाने की कोशिश करोगे ना, वो उसी तरीके से बन जाएगा. बिकॉज फर्स्ट 3 ईयर्स आपके बच्चे का जो माइंड है वो इस तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाता है ना, आप जो कराएंगे वो बच्चा करना शुरू करेगा. सो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो बच्चे के हैं, सॉरी टू कट यू, जैसे कि एक पर्टिकुलर एज में वो बोलना शुरू कर रहा है कि नहीं, चलना शुरू कर रहा है कि नहीं, वो आपकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ये माइलस्टोन दृष्टि कह रही हैं कि आपको देखने पड़ेंगे. और अगर आपका बच्चा वो अचीव नहीं कर रहा तो कितना बफर रखना चाहिए, कितने टाइम गैप, अगर मतलब मान लो 1 साल के बच्चे को जो करना चाहिए आपका बच्चा नहीं कर रहा, या 2 महीने के बच्चे को जो करना चाहिए आपके बच्चे में वो एक्टिविटी या माइलस्टोन नहीं आ रहा, तो कितनी देर आप वेट कर सकते हैं और फिर आप थेरेपी कराएं? आई रिकमेंड 3 to 6 months, उससे ज़्यादा नहीं. Often I do see कि children come to me with autism, and when I'm testing them sometimes I get to interact with their mothers और उनसे मैं बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि बहुत प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था घर का, या फिर फादर जो बच्चे का था वो बहुत सपोर्टिव नहीं था, इन लॉज का बिहेवियर अच्छा नहीं था, मदर की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी. सो हाउ मच डू यू थिंक a mother's mental health or stress level impacts development of autism in a child? स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि स्ट्रेस पे कोई बात ही नहीं करता. एंड आप सोचिए कि एक नन्ही जान आपके अंदर पल रही है और इन लॉज का बिहेवियर बहुत रूड रहता है, बहुत. बिकॉज अगर आप ये चीज़ सोचते हैं कि हम जो बेटा खाएगा या बेटी जो खाएगी वो बच्चे को लगता है, तो आप ये भी सोचिए कि ब्रेन की डेवलपमेंट भी तो उसके अंदर ही हो रही है ना. ब्रेन की डेवलपमेंट आपकी 21st डे मीन्स आपकी, आप सोचिए कि वेरी थर्ड वीक 21st डे पे शुरू हो जाती है. तो आप सोचो कि ब्रेन की डेवलपमेंट जब शुरू हो रही है और आपकी वाइफ स्ट्रेस ले रही है, तो जब खाना उस पे लग रहा है बच्चे पे, तो स्ट्रेस लेवल का इम्पैक्ट भी आपके ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चे की उतना ही पड़ता है. So it is as important to take care of the mental health of your wife as important as it is to give her good food. So be an emotionally available husband, don't be distant, take care of her mental health as well. Okay, so the next question I want to ask is ki a lot of people come for IQ testing to me, and you also send a lot of kids for IQ testing. आप मेरे पास बच्चों को IQ टेस्टिंग के लिए क्यों भेजते हैं? क्या रोल है IQ टेस्टिंग का? एज अ थेरेपिस्ट आई हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द लेवल कि उसका किस लेवल पे दिमाग चल रहा है, सो दैट मैं उसकी एक्टिविटीज़ एंड थेरेपी प्लान कर सकूँ. राइट, उसी हिसाब से फिर आप थेरेपी प्लान करते हैं. यस, बिकॉज अगर आप ये सोचिए, सो द लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब हम उसका कॉग्निशन लेवल जान लेते हैं कि बच्चे का मेंटल लेवल ये है, उसके बाद में आप थेरेपी प्लान कीजिए, बिकॉज एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली प्लान होती है. So IQ testing is very important. You can come to me for IQ testing, and based on that IQ level of your kid, the interventions can be planned by Drishti, right? Yes. So Drishti, my next question to you would be, when kids come to you with ADHD,
और व्हाट काइंड ऑफ इंटरवेंशंस डू यू सजेस्ट कि फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है? बिकॉज मेरे पास अडल्ट आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, जिम जाइए, या कोई ऐसा डांस फॉर्म दे शुड लर्न जिसमें बैलेंसिंग हो, या फिर पोमोडोरो मेथड यूज़ कीजिए जिसमें आप कुछ देर काम करें और कुछ देर रेस्ट करें, या फिर फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आपके कंसंट्रेशन डेवलप हो सके। तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं ADHD में फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड? फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन, बच्चे का ब्रेन बूस्टअप, बच्चे की हर एक चीज़, फोकस इम्प्रूव होता है। फ़ोन से जो चीज़ रिड्यूस होती है, आप फिजिकल एक्टिविटी से वो चीज़ अप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। So physical activity is very important for mental development, also building social skills in team games, and also if you want to keep your kid just healthy, mentally healthy, even if they don't have any disorder, playgrounds, sports, very very important. As a psychologist also I'll recommend the same. Okay, so Drishti, another thing I hear very commonly is that some parents are just very eager कि बच्चे को एक दवाई दे दे किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ADHD है या फिर ऑटिज्म है या फिर लो IQ है बच्चे का है, उनको पता भी नहीं है क्या चीज़ की दवाई है, और बच्चों को बस पिल्स दे रहे हैं, सिरप्स दे रहे हैं और सोच रहे हैं उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑटिज्म की कोई मेडिसिन नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी की कोई मेडिसिन नहीं है। गिविंग देम ओनली मेडिसिन एंड थिंक कि बस इसी से ठीक हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट द ऑप्शन। मेडिसिन भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए, बिकॉज कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं और कुछ मेडिसिन होती हैं जो सीधा बॉटल्स में सिरप्स भरे होते हैं एंड उस पर कोई लेबल्स नहीं है, कुछ नहीं है, आप कुछ सर्च नहीं कर सकते उसके बारे में। सो थोड़े अवेयर होइए, क्योंकि आपके बच्चे एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं हैं। आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, बट only medicines is not the option. Therapy करानी पड़ेगी। I have a right to ask the doctor who's prescribing the medicine, Yes. how will it impact your child? How will it affect the disease that they have or the disorder they have? You cannot just blindly keep giving your kid everything. और जैसे आपने भी बोला कि अपने बच्चे को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ना ट्रीट करें, उसके बारे में आप बताएं कि रोज रोज एक नया थेरेपिस्ट चेंज कर लेंगे, डॉक्टर्स चेंज कर लेंगे, दे डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस। बच्चे का मुश्किल से एक थेरेपिस्ट से बॉन्ड बनता है और उसको नए थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं, किसी और की बात सुन लेते हैं, अरे ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये बच्चों को अपने एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करने के बारे में आप कुछ बताइए। मैंने बहुत से लोग यहाँ देखे हैं जो बोलते हैं कि मैम वो तो 100 रुपये में थेरेपी करा रहा है, आपका चार्ज बहुत ज़्यादा है। बट गुड थेरेपी डजंट कम चीप। अभी कोई भी क्वालिफाइड थेरेपिस्ट इतने में थेरेपी नहीं करेगा। अगर कोई कर रहा है तो प्लीज डबल चेक कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। उनकी कुछ क्वालिफिकेशन ही नहीं होती है जिन लोगों की, वो लोग थेरेपिस्ट देते हैं। एज अ टीचर, जो एक इंग्लिश का टीचर है और वो स्पीच थेरेपी दे रहा है, राइट, एक MBA वाला कोच बना हुआ है, बने हुए हैं, हाँ, और वो बोलते हैं कि हम लाइफ कोच है। इससे वो सर्कमवेंट कर लेते हैं कि भाई चलो हमारे पास साइकोलॉजी की या स्पेशल एजुकेशन की डिग्री नहीं है, तो हम फिर भी ये काम कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इफ समबडी इज गिविंग यू रियल चीप थेरेपी, please doubt the credentials of that person for sure. So my next question to you, Drishti, is that these days there is a lot of focus on inclusive education, और दूसरी तरफ एक mindset है कि जिन बच्चों को intellectual disabilities या problems हैं उनके लिए special schools होने चाहिए। तो how do you see this? inclusive education होनी चाहिए या special schools होने चाहिए? Special education is important, but for initial period of time. आप नॉर्मल स्कूल्स में भी स्पेशल एजुकेटर्स को हायर कीजिए, इनकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, उन्हें स्पेशल रेकमेंड कीजिए स्पेशल स्कूल, बट फॉर इनिशियल फेज। हमारा वो पसंद ही नहीं करते। हमारा पर्पस होना चाहिए उनको सोसाइटी में रिहेबिलिटेट करने का, उनको एक नॉर्मल रेगुलर सोसाइटी एट लार्ज का पार्ट बनाने का। पर जब हम उनको सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में भेजते हैं तो एक लेबलिंग हो जाती है कि ये तो डिसेबल्ड है, ये तो इसी स्कूल में जा रहा है, और उस लेबल से अगर उस बच्चे को बेटर होके सोसाइटी एट लार्ज में जाना भी होता है तो वो मान के बैठ जाता है कि अब मैं इसी सोसाइटी को बिलोंग करता हूँ, मैं इसी ग्रुप में रहूँगा। तो एग्जैक्ट थिंग, द थिंग इज, जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि पूरा स्पेशल एजुकेशन पे डिपेंडेंट ना हो। रेमेडियल मेजर्स हों, जैसे कि थेरेपी, स्कूल के बाद थेरेपी ले। इंक्लूसिव एजुकेशन में भेजना है, एक टाइम तक आप स्पेशल एजुकेशन में भेजिए,
उसके बाद आप इंक्लूसिव में उसको एनरोल द करें. अल्टीमेट एम इज टू गेट द किड टू अ लेवल जहाँ वो एक इंक्लूसिव एजुकेशन वाले नॉर्मल Yes. स्कूल में चला जाए. सो दृष्टि, एक और चीज़ बताइए कि ADHD ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर्स में बच्चों के डाइट का क्या रोल है? डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पुराने टाइम में ना बोला जाता था जैसा आप खाओगे आपका माइंड वैसा हो जाएगा. और जो हमारे ADHD बच्चों की बात होती है, ADHD बच्चे हमारे, हम बोलते हैं ना, इट्स लेबलिंग टर्म ADHD, अटेंशन डेफिसिट. तो अटेंशन डेफिसिट, जब बच्चे का अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, तो बच्चा जब पहले से ही हाइपर एक्टिव है, उसके बाद शुगर बच्चे को और एक्टिव बनाती है. अभी हम एक फ्रेज भी बोलते हैं कि इज बिहेविंग लाइक अ हाइपर एक्टिव माइंड ऑन Yes. शुगर, तो वो बहुत डेट्रीमेंटल हो जाता है हाइपर एक्टिव बच्चे के तो लिए. शुगर इसीलिए मना करते हैं. जब बच्चा मांग रहा है चीज, आप बोल रहे हैं एम्बैरेस हो रहा है, अब सबसे आसान क्या है? थप्पड़ मार दिया या फिर चीज लेके दे दी. मुश्किल क्या है? देखे जाओ. वो पेरेंट से होता नहीं है, तो फिर गलती निकालते हैं, ये तो मांग रहा था. तुम में पेशेंस नहीं है. पेशेंस भी नहीं है, इंट्रोड्यूस भी आपने किया. हाँ, राइट. बर्गर वो पेट से नहीं सीख के आया कि मुझे खाना है, पिज्जा वो नहीं सीख के आया उसने खाना है, या वो चॉकलेट नहीं देख के आया उसको नहीं. जब आप चीज दिलाओगे नहीं कभी, उसका टेस्ट नहीं डेवलप. पहले 6 महीने तो हम खाना ही नहीं देते, पानी नहीं देते हैं, मदर्स मिल्क पे रह रहा है बच्चा, तो बच्चा तो सर्वाइव देयर कर इज सकता अ है. रिसर्च, 3 साल से एक बच्ची को दिया गया सिर्फ बॉइल्ड फूड. 3 साल के बाद बच्ची पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, बॉइल्ड फूड, एंड उसके सामने बर्गर, चिप्स, चॉकलेट्स, एवरीथिंग सब रख दिया. बच्ची ने बॉइल्ड फूड उठाया बिकॉज उस पर टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ. बच्चे को जो दिया आपने वही बच्चे ने उठाया. सो और चीज़ ये है कि आप रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये चीज़ अवॉइड कीजिए बच्चों की हेल्थ अवॉइड के जितना लिए. ज़्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए. आप ADHD के बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोलती हूँ कि शुगर अवॉइड कीजिए, पूरी शुगर मत दीजिए. आपका बच्चा आधे से ज़्यादा ठीक हो जाता है. Drishti, thank you so much for sharing your insights and experience. It's been wonderful to have you here. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच. मैं खुद ही आने के लिए एक्साइटेड थी. सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी.